देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जैसे जैसे किसी की इनकम इंक्रीज़ होती है, अगर टैक्स का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इसमें आप इसका मीनिंग लिख दो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में गिवन है कि अगर इनकम 10,000 है तो टैक्स 5% है, इनकम बढ़ के अगर 20,000 हो गई तो टैक्स भी बढ़ गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव में क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है टैक्स उल्टा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई, या टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है। तो जैसे जैसे टैक्स बेस इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे टैक्स क्या हो गया, टैक्स का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। विद एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल क्या, ये इनकम जितनी मर्जी हो टैक्स हमेशा सेम रहता है। मतलब चाहे 10,000 इनकम है, 20,000 है, हमने सबके ऊपर 10% का टैक्स लगा दिया, तो टैक्स अगर सेम है, इनकम जितनी मर्जी हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। तो इन तीनों के एक लाइन में मीनिंग आ जाएगा, एक एग्जांपल आ जाएगी। बाकी प्रोग्रेसिव टैक्स में आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो इनकम टैक्स है इंडिया में वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंडिया में वो है, इस तरह से। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, जो किसी चीज़ के साइज़ के हिसाब से या वेट के हिसाब से किसी चीज़ पे लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। किसी चीज़ के साइज़ या फिर उसके वेट के हिसाब से जब किसी चीज़ पर टैक्स लगता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे राइस की जो बोरियां हैं, अगर राइस पे टैक्स लगना है तो उनकी बोरियों का जो वेट होता है उसके हिसाब से उन पे टैक्स लगाया जाता है। देन वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा होता है, जो प्रोडक्शन की हर स्टेज के ऊपर लगता है। जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से निकलती है, तो जब हर चीज़ पे, हर स्टेज पर किसी चीज़ पर टैक्स लगाया जाए तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। कि जैसे जैसे उस चीज़ में वैल्यू ऐड होती जा रही है वैसे वैसे उस चीज़ के ऊपर टैक्स भी क्या होता जा रहा है, लगता जा रहा है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक मिस्टेक थी जो मैंने पहले डिस्कस करी है, कि आपकी बुक में वैल्यू एडेड टैक्स को एड वैलोरम टैक्स लिखा हुआ है, जबकि एड वैलोरम टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स दो अलग चीज़ें हैं। वैल्यू एडेड टैक्स इज़ वैट, यानी जो हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है, और एड वैलोरम टैक्स क्या होता है, जो किसी चीज़ की वैल्यू के हिसाब से लगता है। जैसे गोल्ड और डायमंड पे जो टैक्स लगता है वो वेट के हिसाब से नहीं लगता, वो उनकी वैल्यू के हिसाब से लगता है, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उन पे टैक्स उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। देन वी हैव डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिस इंसान पे टैक्स लगता है डायरेक्टली वही गवर्नमेंट को पे करता है, बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जिस इंसान की इनकम पे टैक्स लगता है वही पे करता है, बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। देन इनडायरेक्ट टैक्स, जिस इंसान पे लगता है वो पे नहीं करता बल्कि इसको पे कोई और करता है। जैसे कि जो भी ये हमारे सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, नॉर्मली टैक्स लगा किस पे होता है, प्रोड्यूसर पे, लेकिन वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर पे। तो हम जितने भी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं उनका टैक्स अल्टीमेटली किसके पॉकेट में से जाता है, हमारी पॉकेट में से जाता है। सो बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर से शिफ्ट होकर किस पर आ जाता है, कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। सो इनमें भी आप मीनिंग लिख सकते हो, आप डेफिनेशन, अब डेफिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी लर्निंग पावर अच्छी है। सो जिनकी नहीं अच्छी उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेशन के अलावा कुछ और लाइंस आप ऐड कर दो। डेफिनेशन करने के चक्कर में अपना बाकी नुकसान ना कराना। सो वो ज़्यादा वाइज ऑप्शन यही है कि जिनकी लर्निंग पावर अच्छी है वो ज़्यादा डेफिनेशंस के लिए जाएँ, बाकी अदरवाइज मटीरियल जो है इसमें ऐड कर दें। ओके, देन वी हैव नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी होती हैं, अदर देन टैक्स, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स की एक एग्जांपल है नॉन टैक्स रिसीट्स, जो कि टैक्स के अलावा दूसरी तरह की इनकम्स होती हैं, जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट जो है इससे रिड्यूस होती है। तो अब इसके मीनिंग में ये लिख सकते हो कि अदर देन टैक्स ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, और इनसे भी ना कोई एसेट रिड्यूस होती है ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स भी आपने ज़रूर पढ़ने हैं कि इसमें जो फाइन्स है या लाइसेंस फ़ीस है, एस्टीट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसको सफिशेंट लेंथ 2 मार्क्स के लिए बनानी है। देन वी हैव एक्सपेंडिचर वाला साइड। एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास अब। तो सबसे पहले हमारे पास आया है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली वो वाले खर्चे हैं जो गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे करती है, अपने डिपार्टमेंट्स पे करती है, या ये लगा लो कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ वगैरह का खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब ये एग्जाम्पल दिमाग में रख के फिर इसका मीनिंग सोचो। तो ये वो खर्चे हैं जिनसे ना ही तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मतलब सरकार खर्चा तो कर रही है, लेकिन ये वो खर्चा है जिससे ना कोई एसेट बन रही है, ना कोई कर्जे कम हो रहे हैं, क्योंकि ये खर्चे कैसे हैं जो सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कर रही है। तो ये आपका मीनिंग बन जाएगा। इसकी फिर एग्जाम्पल आप अच्छे से मेंशन कर देना। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आए तो आप ध्यान रखो जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में या शेयर्स वगैरह ख़रीदने में खर्चा होता है वो यहाँ पे आता है। सो बिल्डिंग्स ख़रीदने में खर्चा हो रहा है या शेयर्स ख़रीदने में खर्चा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि ये वो खर्चे हैं जिनसे या तो कोई एसेट बन रही है और या फिर कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो बेस्ट वे इन चारों चीज़ों का मीनिंग सही लिखने का यही है, रेवेन्यू रिसीट्स का, कैपिटल रिसीट्स का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि आप इसका जो है एग्जाम्पल पहले ध्यान में रखो, फिर आपको मीनिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, क्रैम करोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे।